हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग हीट ट्रांसफ़र चैप्टर पढ़ रहे थे और हीट ट्रांसफ़र चैप्टर में अब तक हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक कंडक्टर के थ्रू हीट करंट का फ्लो कैसे होता है अच्छे से पढ़ लिया हम लोगों ने। कंडक्टर्स के सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है और दोनों कंडीशन में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया और कुछ कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन भी किए इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ये 5th क्लास है आज हीट ट्रांसफ़र का। ठीक है, और अब हम लोग इस चैप्टर में आगे चलते हैं और आगे जब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में तो इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉज हैं। ठीक है, जैसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही BHU का फेवरेट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसी में पढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे बढ़ेंगे तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करेंगे, किरचॉफ्स लॉ की बात भी होगी। तो ये छोटे छोटे लॉज हैं इस चैप्टर में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट तो खैर है ही है। ठीक है, तो अब हम लोग इन टॉपिक्स को, इन लॉज को एक एक करके धीमे धीमे पढ़ते चलेंगे और इन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी बात भी करते चलेंगे। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में चलते हैं और हमारा जो आज का सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बच्चों वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत बेसिक लॉ है नेचर का और बहुत क्वेश्चन से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है। सबसे पहले जो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है क्या, किस लिए है, इनफैक्ट हर लॉ एक रीज़न होता है कि भाई ये किस लिए पढ़ा जा रहा है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो होता है बच्चों, किसी बॉडी से, जैसे कि मान लो कोई बहुत गर्म बॉडी है, बहुत हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, बहुत हॉट बॉडी है। ठीक है, तो जब बॉडी बहुत हॉट होगी, उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उससे रेडिएशन निकलेगा, उसके अंदर से हीट बाहर निकलेगी, वो एनर्जी को एमिट करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में बाहर निकालेगा। तो उस हॉट बॉडी से कितना रेडिएशन, कितना हीट एनर्जी निकलेगा और वो एनर्जी रेडिएशन की किन किन बातों पे डिपेंड करेगी और क्या उसका फॉर्मूला होगा, ये हम लोग को बताता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कि एक हॉट बॉडी से जिसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के आसपास का जो सराउंडिंग है उसके कंपैरिजन में जब बहुत ज़्यादा हो तो जो हीट का रेडिएशन निकालेगा, हीट निकालेगा, वो कैसे पता चलेगी, उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना होगा बच्चों स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सपोज दैट कि ये एक बॉडी है। चलो हम शुरुआत करते हैं एक ब्लैक बॉडी से। तो सपोज दैट दिस इज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ करंट वाला नहीं, किरचॉफ्स लॉ करंट वाला भी होता है, पढ़े होंगे। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन की बात यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी फिलहाल अभी जानते भी हो कि तुम सब ब्लैक बॉडी का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर कुछ भी हीट दो, कुछ भी रेडिएशन उस पर गिरता है वो सब का सब एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी मतलब ऐसी कोई ऑब्जेक्ट हो जिस पर कुछ भी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में जाए, कुछ भी एनर्जी उसके ऊपर पड़े, वो सब का सब अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं बच्चों ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब नेचर में ऐसी बॉडी है कि नहीं है ये अलग बात है, मगर इफ़ यू गो बाय डेफिनेशन कि भाई ब्लैक बॉडी की परिभाषा क्या होती है तो वही चीज़ है कि किसी बॉडी पर जो तुम रेडिएशन दो वो सब का सब एब्जॉर्ब कर ले, इट इज़ द ब्लैक बॉडी। ठीक है, हालांकि ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, बट जो लैम्प ब्लैक होता है, लैम्प ब्लैक, ठीक है, लैम्प ब्लैक की कह सकते हो कि वो 99.9% ब्लैक बॉडी के जैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, चलो तो ब्लैक बॉडी के बारे में बाकी हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल ब्लैक बॉडी है, मान लो जो उसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगा सबका सब वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है,
तो ये मान लो ब्लैक बॉडी है और इसका टेम्परेचर है मान लो बच्चों T, जो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में इसके आसपास जो सराउंडिंग है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। भाई ज़्यादा होगा तभी तो रेडिएशन वो करेगा, ठीक है। तो मान लो एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है और इसका जो सरफेस एरिया है बच्चों, इसका सरफेस एरिया मान लो A है, ठीक है। और ये बहुत हॉट बॉडी है तो इससे रेडिएशन भी निकलेगा, हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अब ये जो हीट एनर्जी रेडिएशन की बाहर निकलेगी इस बॉडी से, इस ब्लैक बॉडी से, ये रेडिएशन किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, यही स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का कहना है, ठीक है। तो लॉ ये कहता है कि किसी भी ब्लैक बॉडी से, किसी भी बॉडी से इनफैक्ट कह सकते हैं, नॉट ओनली ब्लैक बॉडी, किसी भी बॉडी से उसके यूनिट सरफेस एरिया से, उसके यूनिट सरफेस एरिया से यूनिट टाइम में, आई रिपीट, किसी भी बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया से यूनिट टाइम में जो रेडिएशन का एमिशन होता है, जो हीट एनर्जी बाहर निकलती है, वो हीट एनर्जी उस बॉडी के टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। U इज़ द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, पूरे एरिया से नहीं, यूनिट सरफेस एरिया से जो यूनिट टाइम में एनर्जी रेडिएट करेगा ये बॉडी, वो इसके टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब बीच में कुछ कांस्टेंट आएगा तो मैं कह सकता हूँ U इज़ इक्वल टू आता है बच्चों सिग्मा A T⁴, ठीक है। जहाँ U क्या है, U है बच्चों एनर्जी रेडिएटिंग पर सेकेंड फ्रॉम द बॉडी। इस बॉडी से यूनिट टाइम में जो एनर्जी निकलेगी वो है, ठीक है। सिग्मा एक कांस्टेंट है, सिग्मा को हम बच्चों बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह सेम होगा, स्टीफन्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है 5.67 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर 4, ठीक है। ये इसकी ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी बॉडी से यूनिट टाइम में जो भी एनर्जी का रेडिएशन होगा दैट विल बी गिवन बाय सिग्मा A T⁴। ये फॉर्मूला ब्लैक बॉडी के लिए है, नॉर्मल बॉडी के लिए फॉर्मूला हल्का सा बदल जाएगा, अभी बताऊंगा। तो किसी ब्लैक बॉडी से यूनिट टाइम में जो एनर्जी बाहर निकलती है उसका ये फॉर्मूला होता है सिग्मा A T⁴। जहाँ सिग्मा क्या है बच्चों, स्टीफन्स कांस्टेंट, याद रखना, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये पूरे यूनिवर्स में सेम होगा। अगर मार्स पर कोई बॉडी, मंगल ग्रह पर कोई बॉडी रेडिएशन कर रही है और वहाँ तुम स्टीफन्स कांस्टेंट यूज़ करना चाहते हो, ऑन द मार्स, ऑन मून, ऑन सैटर्न, ऑन जुपिटर, कहीं भी तुम यूज़ करना चाहते हो स्टीफन कांस्टेंट, दैट विल बी दिस वैल्यू। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कहने का मतलब होता है। ओके, ए क्या है तो बच्चों, ए इसका सरफेस एरिया है, ए इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लैक बॉडी, और टी है उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो केल्विन में होगा, इस बात को ध्यान रखना, सेंटीग्रेड में नहीं, इट शुड बी इन केल्विन। तो सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, जहाँ तक उसकी वैल्यू 5.67 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर 4। ए इज सरफेस एरिया, ठीक है, एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। ये तो ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला हो गया भाई कि कोई ब्लैक बॉडी अगर रेडिएशन करेगी तो कितना उसमें से हीट एनर्जी निकलेगा पर यूनिट। याद रखना, ये एनर्जी रेडिएटिंग फ्रॉम द बॉडी है पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर सेकंड, पर मिनट, जो भी है। नाउ अगर ब्लैक बॉडी ना हो फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट्स, मान लो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास जनरली, तुम्हारे जिस कमरे में तुम बैठे हो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की बात किया जाए, जो ब्लैक बॉडी नहीं है, जो अपने ऊपर आने वाले हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, कुछ करेंगे कुछ
एमिट कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट में फॉर्मूले में हल्का सा खाली चेंज आएगा एंड फॉर्मूला विल बिकम U इज इक्वल टू E A सिग्मा T⁴ ये हल्का सा चेंज हो जाएगा। अब ये क्या है सर? तो ये है बेटा उन बॉडीज़ के लिए रेडिएशन का फॉर्मूला जो ब्लैक बॉडी नहीं है। इसमें एक ही फ़र्क है E। तो E क्या है बच्चों? E है उस बॉडी की इमिसिविटी, इसको हिंदी में कैसे? उत्सर्जकता। ठीक है, इमिसिविटी का मतलब कि उसके एमिट करने की पावर, जो रेडिएशन को एमिट कर सकता है वो उसकी पावर। जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी की वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि ये सब का सब एब्जॉर्ब भी कर लेगा और सब का सब ये एमिट भी कर देगा। ठीक है, ब्लैक बॉडी अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है, अच्छा एमिटर भी होता है। तो ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी 1 होती है। जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए E की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इट विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। 0 उस बॉडी के लिए होगा जो बिल्कुल भी रेडिएशन ना करे, बस एब्जॉर्ब कर ले, एमिट ना करे, बिल्कुल भी एमिट ना करे, उत्सर्जन बिल्कुल भी ना करे, तो हम कहेंगे भैया उसकी इमिसिविटी कितनी है? 0 है। और जो सब का सब एमिट कर दे, सब का सब उत्सर्जित कर दे, हम कहेंगे उसकी इमिसिविटी कितनी है? 1 है। और नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स जो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें, थोड़ा सा एमिट कर दें, तो उनकी इमिसिविटी क्या होगी? 0 1 के बीच होगी, जो कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बस E का फ़र्क होगा, बाकी दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। याद रखना, आई रिपीट कि जो U है वो एनर्जी रेडिएटिंग फ्रॉम बॉडी इन यूनिट टाइम है। तो यूनिट टाइम में किसी बॉडी से जो एनर्जी बाहर निकलती है, गर्म बॉडी से जिसका टेम्परेचर आसपास से बहुत हाई फाई है, उससे जो रेडिएशन निकलती है उसका फॉर्मूला है ये E A सिग्मा T⁴। यहाँ से अगर एक बात और ध्यान दो तो खैर टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल तो है ही है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का कहना है ये कि भाई 4th पावर के प्रोपोर्शन होगा, अच्छी बात है। सिग्मा कांस्टेंट है, E किसी गिवन बॉडी के लिए कांस्टेंट होगा ही होगा। यहाँ से एक बात अगर हम और कंक्लूड करें तो U प्रोपोर्शनल टू एरिया भी है, सरफेस एरिया भी है। मतलब जिस बॉडी का अब देखो यहाँ से बात तुमको कोरिलेट करेंगे, इसका यूज़ हमारे लाइफ में कहाँ पर आएगा तुमको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इस बॉडी से रेडिएशन उतना ज़्यादा होगा, चाहे ब्लैक बॉडी हो चाहे नॉर्मल बॉडी हो। द रेट ऑफ एमिशन विल बी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वो एमिट करेगा। यहाँ से ये बात भी क्लियर हो रही है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर पे? बहुत सिंपल सी बात है। अगर तुमको ध्यान हो तो कभी तुम देखे भी होगे, तुम्हारे घर में कोई अगर बड़े बुज़ुर्ग होंगे तो देखोगे जब उनको चाय वगैरह देते हो, है ना, तो वो जब वो गर्म चाय नहीं पी पाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक उनको प्लेट दिया जाता है, छोटा सा प्लेट, वो प्लेट में चाय को थोड़ा सा निकाल लेते हैं, चाय फैल जाती है, चाय का सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा। सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा तो रेडिएशन ज़्यादा होगा, चाय तुम्हारा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तुम देखे हो, मैं तुमको चाय वाला एग्जाम्पल इससे दे रहा हूँ क्योंकि तुम इसको शायद कोरिलेट कर पाओ। देखे होगे अपने घर में काफ़ी लोग को, या फिर कुछ भी तुम्हें खाना हो बहुत गर्म है, उसको फैला दो, मतलब बड़े वेसल में उसको निकाल दो। एक बॉल में है वो चीज़, कोई भी है, लिक्विड है, हॉट है, गर्म है, उसको एक प्लेट में फैला दो। क्या फ़र्क होगा? अब बॉल में है तो सरफेस एरिया कम है, प्लेट में फैल गया सरफेस एरिया बड़ा हो गया, फट से ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। तो बॉल में वो ठंड होने में समय लेगा, जबकि प्लेट में अगर फैल जाएगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? बाकी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो वही है, क्यों ठंडा हो गया? ठंडा इसलिए हुआ क्योंकि जब बॉल से प्लेट में तुम उसको डालें तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो जो रेडिएशन का एमिशन का प्रॉपर्टी है, जो कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगी और जल्दी ठंडा हो जाएगा वो। इसका दूसरा एग्जाम्पल तुमको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जाड़े के दिनों में जब हमें ठंड लगती है, ब्लैंकेट ओढ़े हैं फिर भी ठंड लग रही है, बहुत ठंड है, ब्लैंकेट के अंदर है फिर भी ठंड लग रही है, ठंड से बचने के लिए इवन इनसाइड द ब्लैंकेट
तुम ठंड से बचने के लिए क्या करते हो बताओ? अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हो, एकदम पैर और सर एकदम बराबर हो जाता है, एकदम सिकोड़ लिया। क्यों? जब तुम बॉडी को सिकोड़ लोगे, अपनी स्क्विश कर लोगे, ब्लैंकेट के अंदर भी तो स्क्विश कर लोगे, तुम्हारे बॉडी का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तुम्हारे बॉडी का सरफेस एरिया कम हो, मतलब सरफेस एरिया मतलब एक्सपोजर जो है वो कम हो जाएगा, तुम जो रहोगे उतने ही, ठीक है। तो एक्सपोजर जब कम होगा सरफेस एरिया का तो रेडिएशन भी कम होगा, तुम्हारे बॉडी से हीट कम निकलेगी, तुम्हारे अंदर गर्माहट बना रहेगा, तुमको ठंड कम लगेगी। व्हेन यू स्क्विज योर बॉडी, सब करते हो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका रीज़न तुमको भले आज पता चल रहा हो। दूसरा एग्जाम्पल, गर्मी के दिनों में क्या होता है बताओ? अब गर्मी के दिनों में ठंड गर्मी के दिनों क्या होता है? गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी, तो एकदम अपनी बॉडी को स्क्विज थोड़ी करते हो, एकदम फैल जाते हो, पूरा हाथ पाँव एकदम फैल के सो गए, एकदम पूरे बेड पे अकेले, हाथ इधर ये इधर, पूरा पाँव इधर एकदम फैल के सो गए। गर्मी के दिनों में गर्म लग रही, क्यों? जब तुम अपनी बॉडी को फैल कर सो जाओगे गर्मी के दिनों में तो क्या होता है बताओ? तुम्हारी बॉडी का जो सरफेस एरिया का जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया का एक्सपोजर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारे बॉडी से रेडिएशन ज़्यादा निकलेगा और तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर घटेगा और तुमको राहत मिलेगी गर्मी के दिनों में। इसलिए हम लोग गर्मी के दिनों में अपनी बॉडी को एकदम फैल के पूरे बेड पे अकेले सोएंगे, कोई नहीं आएगा, जाओ, पूरा हाथ यहाँ, पूरा ये ऐसे, पूरा पैर से फैल गए, रेडिएशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर फट से तुम्हारा कम हो जाएगा। वही जाड़े में क्या होगा? बॉडी को स्क्विज कर लोगे, रेडिएशन नहीं होगा, टेम्परेचर बना रहेगा। तो इस चीज़ को तुम कोरिलेट कर सकते हो अपने डेली लाइफ में कि कैसे रेडिएशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। टेम्परेचर के तो 4 पावर के प्रोपोर्शन होता ही है, हाउ इट इज़ डिपेंडिंग ऑन सरफेस एरिया वो भी तुम समझ सकते हो अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो ये है तुम्हारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये वैल्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट, और ये है फॉर ब्लैक बॉडी और ये होगा फॉर द नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, हम तुम जैसे हम लोग हैं सबके लिए यूज़ करें, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी करो, तो फिर हम चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जल्दी। ओके, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों BHU BSc में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में और हमारा अप्रोच क्या होगा। वैसे बेसिकली इस टॉपिक के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिराएगा तुमको नहीं, ठीक है। BHU की अगर बात करोगे तो अगर CU सेट भी होगा तो क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुड बी चेंज्ड, बट जो स्टैंडर्ड है वो सेम रहेगा एज दैट यूज्ड टू कम इन BHU, जैसे अब तक BHU में आता रहे वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बच्चों बॉडी है जिसका सरफेस एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छी बात है। एंड टेम्परेचर इज 1000 केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में है, एंड 1000 केल्विन, अच्छी बात है। इट एमिट्स 300 जूल पर मिनट, इस बॉडी से एनर्जी रेट, अब भाई 1000 केल्विन है तो बहुत हॉट तो ही है, रेडिएशन तो करेगा ही, तो ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, बाहर एमिट करेगा, फैलाएगा। पर मिनट कह रहा, ध्यान रखना, पर मिनट 300 जूल एनर्जी ये एमिट करता है। इस बॉडी से यूनिट टाइम में 300 जूल एनर्जी बाहर निकल रही है, अच्छी बात है। फाइंड इट्स एमिसिविटी, इसकी एमिसिविटी फाइंड करो। तो U इज इक्वल टू 300 जूल पर मिनट है, तो इसको मैं डिवाइड अगर कर दूँ 300 जूल बाई 60 कर दूँ तो ये कितना जगह बच्चों 5 जूल पर सेकेंड या 5 वॉट, ठीक है। हम लोग कैलकुलेशन वॉट में ही करेंगे क्योंकि सिग्मा की जो वैल्यू है वो वॉट में ही हम लोग लिखे हैं, ठीक है, जूल पर सेकेंड की बात करेंगे। तो ये हमारा एनर्जी पर सेकेंड कितना ये एमिट कर रहा है, निकल 5 जूल ये एमिट कर रहा है फ्रॉम इट। तो अब हमको इसकी क्या निकाले वो जो एमिसिविटी, तो ठीक है, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हम लोग। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहना है कि E A सिग्मा T⁴, ठीक है। ये एनर्जी पर यूनिट सेकंड ही लेना, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू
हम लोग वॉट में यूज़ कर रहे हैं, मतलब पर सेकेंड, ठीक है। तो U इज़ 5 जूल पर सेकेंड, ओके। इमिसिविटी पता करनी है, एरिया इज़ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, -4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा की वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए 5.67 10⁻⁻8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टेम्परेचर 10⁻3, 10⁻3 का पावर 4 भी करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 10⁻12, ठीक है। तो -4 -8 12 कैंसिल, 5 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू E इंटू उधर क्या बच्चा 5.67, ठीक है, हमें E फाइंड करना था। तो E कम्स आउट टू बी 1/5.67। इसको सॉल्व करने पर अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आती है 0.19 के आसपास आएगी, ठीक है। दैट इज़ योर आंसर। इमिसिविटी ऑफ द बॉडी जो हम जानते हैं हमेशा 0 और 1 के बीच होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होगा फॉर नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, BHO बेसिक पूछा क्वेश्चन है, 2016 या 17 में चेक करोगे मिल जाएगा तुमको। कितना आसान है, बट उस वक्त ये आना चाहिए कि जो क्वेश्चन है ये हमारे स्टीफन्स लॉ से सॉल्व हो जाए, दैट शुड कम एट दैट टाइम, ठीक है। तो जल्दी से कर लो इसको, चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्विक। ओके फाइन, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो कैसा भी क्वेश्चन कर रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक हीटर की बात हो रही है, एन इलेक्ट्रिक हीटर एमिट्स 1000 वॉट ऑफ रेडिएशन, 1000 वॉट मतलब 1000 जूल पर सेकेंड की रेट से एमिट करता है। अच्छी बात है, करने दो, मेरा क्या जाता है। द कॉइल हैज़ सरफेस एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर। भाई हीटर के कॉइल भी तो होते हैं ना, हीटर देखते हो, ये हीटर है, ठीक है, और इसमें से कॉइल्स होते हैं ना, यही कॉइल्स जब रेड हॉट हो जाते हैं तो हमें गर्माहट देते हैं, है कि नहीं। तो दीज आर द कॉइल्स ऑफ योर हीटर। इन कॉइल का सरफेस एरिया भी तो होगा जिससे रेडिएशन हो रहा है, तो इन कॉइल्स का सरफेस एरिया बच्चों दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर। फाइन, अच्छी बात है। एज्यूमिंग दैट कॉइल रेडिएट्स लाइक अ ब्लैक बॉडी, ये एज्यूम कर लो कि भाई जो कॉइल है, जो हीटर के कॉइल है वो ब्लैक बॉडी की तरह एमिट कर रहा है। एज्यूम कर लो, हमारा क्या है, कहा था एज्यूम करो, जो कहा है वो करेंगे, कर लेंगे सब, क्या दिक्कत है। तो ये जो रेडिएशन है वो ब्लैक बॉडी की तरह हो रहा है, मतलब जो कॉइल है उसकी एमिसिविटी तुमको 1 माननी है, क्योंकि ब्लैक बॉडी की तरह कर रहा है तो 1 मान लेंगे, क्या दिक्कत है। तो पता क्या करना है भाई, पता करना है फाइंड इट्स टेम्परेचर। जो कॉइल है उसका टेम्परेचर कितना होगा। अब रेडिएशन की बात हो रही है, सरफेस एरिया है, रेट ऑफ रेडिएशन की बात हो रही है, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा यार स्टीफन्स लॉ लगाते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रेडिएशन की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, सरफेस एरिया इज गिवन, तो स्टीफन्स लॉ की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। स्टीफन्स लॉ ये कहता है कि भाई U इज इक्वल टू E/A सिग्मा T⁴ फॉर एनी काइंड ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग ब्लैक बॉडी, किसी भी बॉडी की लगा सकते हो। ये है रेडिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, मतलब जूल पर सेकंड होना चाहिए, यानी कि वॉट, तो दिया है, कोई दिक्कत 1000 वॉट, ठीक है, इट इज़ 1000, ओके। इमिसिविटी ब्लैक बॉडी की तरह मानना है तो इमिसिविटी 1 रखनी पड़ेगी, एज्यूमिंग लाइक अ ब्लैक बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ द कॉइल्स, इन कॉइल्स का सरफेस एरिया जहाँ से रेडिएशन हो रहा है, कॉइल्स ही तो है वो, तो कॉइल्स का सरफेस एरिया कितना दिया है बच्चों 0.02, अच्छी बात है। सिग्मा इज़ 5.67 10⁻⁸, टेम्परेचर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये फाइंड कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से टेम्परेचर फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 10⁻3, और ये नीचे आके ऊपर चला गया तो 10⁸ कर देना उसको, और ये तुम्हारा 0.02 मीटर में था ना, मीटर स्क्वायर में था ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ओके। एंड ये नीचे आएगा तुम्हारा 5.67, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कैसे निकाला जाए इसको,
अब कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आ सकती है, मगर एक तरीका तो ये है। अब ऐसे क्वेश्चन फंस गए, मान लो मामला, अब 2 बार स्क्वायर रूट निकालना होगा, एक बार इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो टी स्क्वायर मिलेगा, दोबारा स्क्वायर रूट निकालोगे तो टी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक तरीका यूज़ ये कर सकते हो कि अगर ऑप्शंस में टी की वैल्यू दी हुई है, ऑप्शंस में टी की वैल्यू दी हुई है और बहुत क्लोज वैल्यू नहीं है, तो ऑप्शन से कर सकते हो कि टी की वैल्यू यहाँ रखो, 4 बार रखना पड़ेगा फटाफट, टी की वैल्यू यहाँ रखो और चेक कर लो कि अप्रॉक्सीमेटली किस वैल्यू के लिए ये इतनी वैल्यू हमारी आएगी। इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेना है ना, इसको मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा यूज़ करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर टी जो ऑप्शन में दिया होगा वहाँ यहाँ रख देना और देखना कि किस ऑप्शन में टी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ये हमको दे रहा है। कभी कभी ऐसे बड़े ये मेथड बड़े अच्छे से काम कर जाते हैं, हाँ, लेकिन जहाँ पर चारों ऑप्शन में डिफरेंस बहुत कम रहेगा तब ये मुश्किल हो सकती है। लेकिन जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हर एक ऑप्शन को लो फटाफट, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना और यहाँ पर रख के देख सकते हो। अदरवाइज़ कैलकुलेशन करना है तो इसका 2 बार स्क्वायर रूट निकालो, 2 बार वर्गमूल निकालो। एक बार निकालोगे स्क्वायर रूट तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर। दोबारा निकालोगे स्क्वायर रूट तो तुमको क्या मिलेगा, टी। कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझको ये कर करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर। इसको सॉल्व करने पे टेम्परेचर कितना आएगा, इसका आंसर सारे बच्चे निकाल कर कमेंट बॉक्स में देंगे। कैलकुलेशन से भागना नहीं है, मैं चाहूँ तो इसका आंसर लिख सकता हूँ, मुझको पता है, मगर मैं लिखूंगा नहीं। कैलकुलेशन से भागना नहीं है, करना है। जितना अधिक कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा तुमको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सारे बच्चे 2 बार इसका स्क्वायर रूट लेंगे, एक बार टी स्क्वायर आएगा, फिर दोबारा टी आएगा, करके मुझको बताओगे। मैं चेक करूँगा कौन कौन बच्चे कैलकुलेशन ईमानदारी से करके ऑप्शन में बताते हैं या कमेंट में बताते हैं, ठीक है। डू इट फास्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक की बात हो, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ एज 5 सेंटीमीटर। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक की बात हो रही है और जिसके एज दिए हैं 5 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, एज इज़ 5 सेंट, ठीक है। दिस इज़ 5 सेंटीमीटर इज़ हीटेड टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको गर्म करना है, खूब गर्म करो, खूब हीट करो जब तक कि इसका टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना पहुंच जाए। गर्म कर दिया, अच्छी बात है, कहा गया तो गर्म कर दिया। अब हीट करके इसको छोड़ दोगे, पहले हीट किया, पहले खूब हीट किया, 227 तक पहुंचा दिया और फिर ला करके उसको कहीं पर रख दिया, एटमॉस्फेयर में रख दिया। एटमॉस्फेयर बेचारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड बैठा हुआ है और ये 227 पहुंच चुका है। तो भाई इस बॉडी से फिर क्या होगा, रेडिएशन होगा। ये हीट लिया है, एब्जॉर्ब किया है, तो ये उस हीट को क्या करेगा बच्चों, रेडिएट भी करेगा, बाहर भी निकालेगा, ताकि ये एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, ताकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो दिस हॉट क्यूब विल एमिट रेडिएशन, जब तक कि इसका टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर के बराबर पे ना आ जाए, ये करता रहेगा एमिशन। भाई गर्म की हो तो रेडिएशन में तो करेगा वो, ठीक है। और इमिसिविटी क्या है 0.5। क्यूब मटेरियल, जिस मटेरियल से क्यूब बना है, जिस मेटल से बना होगा, उसकी एमिसिविटी 0.5 है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ रेडिएशन थ्रू द क्यूब। क्यूब से कितना रेडिएशन बाहर निकलेगा इन यूनिट सेकेंड, यही मतलब रेट ऑफ रेडिएशन का, कि यूनिट सेकेंड में कितना बाहर निकलेगा हीट। ये सब क्वेश्चंस जहीं भी तुम देखोगे समझना भाई स्टीफन्स लॉ का यहाँ पे रेट ऑफ रेडिएशन कहीं भी जिक्र आया, रेट ऑफ रेडिएशन, उत्सर्जन की दर, तुरंत समझना अच्छा भाई ये स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ का कहना है कि भाई U इज इक्वल टू E/A सिग्मा T⁴ इस नियम के हिसाब से रेडिएशन होता है, ठीक है। तो करते हैं फिर। तो एमिसिविटी 0.5। हाँ, सरफेस एरिया थोड़ा ध्यान देना भाई, इस क्यूब में 6 फेस होते हैं, हम सबको पता है, देयर आर 6 फेसेस ऑफ दिस क्यूब।
तीन तुमको सामने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, और तीन इन तीन के पीछे होंगे, एक इसके पीछे होगा, एक इसके पीछे होगा, एक इसके नीचे होगा, तो टोटल 6 फेस होते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होगा, 6 होते हैं ना, तो 6 फेस इंटू एक फेस का एरिया, और एक फेस तो स्क्वायर हो ना, ये जो फेस देख रहे हो, ये जो फेस एक फेस होता है बच्चों, तो एक फेस तो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, a इंटू ए स्क्वायर, और ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 फेस है, तो पूरा क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। सिंपल भाई, हमको a में पूरा सरफेस एरिया चाहिए, जहाँ जहाँ से रेडिएशन निकल रहा है पूरा हमको चाहिए एरिया, तो 6 के 6 सरफेस एरिया का वैल्यू कितना होगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू ए कितना है, ए इज़ 5 का स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो ये तुम्हारा आ गया एक सरफेस का, और 150 तुम्हारा पूरे के पूरे तुम्हारे क्यूब का सरफेस एरिया। पुट कर दे वैल्यू, तो 150 को मीटर स्क्वायर में चेंज करना भी होगा बच्चों, -4, कोई दिक्कत नहीं है सर। सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट याद रखना वैल्यू 5.67 10 टू पावर -8। टेम्परेचर कितना दिया है सर, 227, तो 227 को केल्विन में भी तो चेंज करना पड़ेगा। कितना आएगा ये बताओ जरा, 2 to 4 प्लस कितना हो जाएगा 500, दिस इज 500 केल्विन। ठीक है, तो 500 केल्विन इज द, ठीक है ना, 500 का इज द टेम्परेचर। पुट कर दे, तो 500 इंटू टू पावर 4, ठीक है, E सिग्मा T टू पावर 4, सारे एम केस वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 0.5, पहले पावर को सॉल्व कर लिया जाए, इंटू 5.67, इन दोनों को साथ कर लो, 10 टू पावर -12। ठीक है, और 5 टू पावर 4 कितना हो जाएगा 625। ठीक है, 5 टू पावर 4 625, और 10 टू पावर 2 है, 10 टू पावर कितना हो जाएगा ये 8। ऐसे ही करना, पहले नंबर को कर लो, फिर 100 है, 10 टू पावर 2 को पावर 4, 10 टू पावर 8 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो, तुम इतना सिंप्लीफाई तो कर सकते हो। ठीक है, पावर को एक साथ कर लो, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट मच विल बी जूल पर सेकेंड। इतना वो क्यूब, इतनी एनर्जी, इतने जूल पर सेकेंड वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, दैट मच ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये भी तुमको जो भी आंसर आएगा वो निकाल करके मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है, एंड आई विल चेक कि कौन बच्चे इसका सही कैलकुलेशन करके आंसर देते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, देख लिए। तो जल्दी से क्वेश्चन कर लो और कमेंट बॉक्स में इसका मुझको आंसर बताओ, आई विल चेक। ठीक है, डू इट फास्ट। ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। 4 कह रहा है कि 2 स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल के हैं 2 स्फीयर। देखना, अब सेम मटेरियल का क्या मतलब होगा देखा जाएगा। 2 स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव रेशियो ऑफ रेडियस 2:3। उनके रेडियस के रेशियो की बात हो रही है। ठीक है, तो R1:R2 इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, सेम मटेरियल कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना है बच्चों कि दोनों एक ही किस्म के मटेरियल हैं, तो दोनों की जो एमिसिविटी होगी वो सेम होगी। भाई एमिसिविटी जो होती है, एमिट करने की जो क्षमता होती है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल जिससे वो बॉडी बनी है। हर अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल की अपनी अलग अलग एमिसिविटी होती है, तो दोनों की एमिसिविटी सेम है। ठीक है, रेडियस का रेशो हमको पता ही है। टेम्परेचर्स आर दिस एंड दिस, 927 डिग्री सेंटीग्रेड, बाप रे बाप बहुत गर्म भाई, 1327 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्ट्रा हॉट बॉडीज़ है। ठीक है,
फाइंड द रेशियो ऑफ रेडिएशन थ्रू देम। इनसे जो रेडिएशन निकलेगा, इतना हाई फाई टेम्परेचर होगा, रेडिएशन निकलेगा ही भाई, इन जो रेडिएशन जो निकलेगा उसकी रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो क्या दिक्कत, लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वी नो दैट U इज इक्वल टू EA सिग्मा T⁴। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ U1 बाई U2, तो भाई E से मैं सिग्मा तो वैसे ही कांस्टेंट है सबके लिए, तो यू विल हैव A1 बाई A2 इंटू T1⁴ बाई T2⁴ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, T1 T2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो T1 कितना आ जाएगा बच्चों, 927 प्लस 273 ना, 927 प्लस 273 कितना आ जाएगा, 1200 केल्विन। ये तो हो गया T1 का वैल्यू। T2 कितना हो जाएगा बच्चों, T2 इज़ 1327 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा, 13 to 15, ये 1600 केल्विन। ये T1 T2 के वैल्यूज आ गए, केल्विन पुट कर देते हैं। सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया हम सब जानते हैं 4 पाई R1 स्क्वायर, और ये क्या हो गया बच्चों, 4 पाई R2 स्क्वायर। T1 इज़ 1200, T2 इज़ 1600 होल टू द पावर 4। सिंपल सा कैलकुलेशन खाली करना है अब, ठीक है। तो 4 पाई कैंसल्ड आउट, R1 बाई R2 कितना है बच्चों, 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर भी करना है, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4/9। पहली बात तो ये, ठीक है, 2/3 का स्क्वायर 4/9। 0 0 काट दिया जाए और 4 से अगर काट दिया जाए तो 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16 होल टू द पावर 4, ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, U1 बाई U2 इज़ इक्वल टू, ये तो हो गया 4/9, 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 81, और 4 टू पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 टू पावर 4 256, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो 9 टाइम्स और ये 64 टाइम्स, तो योर रेशियो है कितने का बच्चों, 9:64, दैट विल बी योर सिंपल आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये वाला ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है जहाँ रेशियो निकालना होगा दो स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए, ठीक है। तो जल्दी से कर लो, तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग या फिर देखेंगे जैसा हम लोग का होगा, तो जल्दी को फिर आगे चलते हैं, ठीक है, फटाफट क्विक। तो सबने कर लिया बच्चों, समझ कैसे करना है, लॉ समझ के अच्छे से क्या है। तो स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ यही तुम्हारा होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं आज, एकदम ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो, आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है। तो मैं तुमको पहले का परेशान बात नहीं है, CU/CD से परेशान बिल्कुल मत होना। मैं बार बार का रिपीट मोड में कह रहा हूँ कि जो BHU BSc के क्वेश्चंस का लेवल तुम देख रहे हो, तुम्हारे CU/CD क्वेश्चन का लेवल भी वही रहने वाला है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड सेम होने वाले हैं। तो मैं ही बहुत ज़्यादा हाई या लो करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो तुम्हारे जैसे BHU BSc में क्वेश्चंस आए हैं, आते हैं, आने के चांस हैं, वही मैं रख करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बात समझ गए। तो आज स्टॉप करते हैं हम लोग, और हम लोग अब इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस हमारा काम हो जाएगा। अब अगले क्लास से मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक, जो BHU का एकदम कह सकते हो कि फेवरेट है, और वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन का नियम, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लॉ है, बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके साथ हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, कोई डाउट हो तो तुमको पता है क्या करना है, ठीक है। थैंक यू।